ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है। स्टेजेस आपके सिविल सूट में कितनी स्टेजेस होती हैं? ठीक है, ये आपकी स्टेजेस लिखी हुई है। अच्छा, अगर हम बेसिक देखी जाए ना, बेसिक्स, तो पहला हमने दावा दायर किया, फिर आपका जवाब दावा आ गया, दूसरा, तीसरा कि आपका वो चार्ज फ्रेम हुए, चौथा एविडेंस हुई, पांचवा आर्गुमेंट्स हुए, और छठा डिसीजन। ये बेसिक्स है। लेकिन हम उसको डिटेल में देखें तो ये चीजें हैं, इन डिटेल ये चीजें। क्या कि सबसे पहले सूट फाइल किया जाता है, इंस्टीट्यूशन ऑफ सूट। ठीक है, सबसे पहले इंस्टीट्यूशन ऑफ सूट। जब दावा दायर कर दिया गया तो जो डिफेंडेंट हैं, जो रिस्पोंडेंट्स हैं, उनको समन किए जाते हैं। उनको बताया जाता है जी आपके खिलाफ ये क्लेम आया है, आपके खिलाफ ये क्लेम आया है। ठीक है, तो वो आ जाते हैं। वो जब आ जाते हैं कोर्ट में अपेयर होते हैं तो कोर्ट उनको 30 दिन का, कितनी, 30 डेज का, आर्डर 8 रूल 1, उसमें बताया गया कि जी 30 दिन का टाइम दिया जाएगा। 30 दिन के बाद कोर्ट मैक्सिमम 2 एडजर्नमेंट देगी। ठीक है, मैक्सिमम 2 एडजर्नमेंट। वो 2 एडजर्नमेंट चाहे 2-2 दिन की हो या हफ्ते हफ्ते की हो, जो भी है। ठीक है, 30 दिन तक वो आपका एग्जाम मतलब जवाब दावे का टाइम है। इसी तरह अगर हम फैमिली में देखें, फैमिली सूट्स में 15 दिन का टाइम होता है जवाब दावे का, ओनली 15 डेज, 15 दिन। ठीक हो गया। आगे एग्जामिनेशन ऑफ पार्टीज, के पार्टीज को एग्जामिन किया जाता है जब ये 9A के तहत होती है। ठीक है, उनको कहा जाता है कि जी आपको कोई एप्लीकेशन देनी है तो वो एप्लीकेशन भी आप दे सकते हैं, वो भी सेक्शन 9 के तहत है। उनका सेटलमेंट कराई जाएगी कि जी आपका सेटलमेंट होता है तो आप कर लें। अगर फिर भी सेटलमेंट नहीं होता तो डिस्कवरी इंस्पेक्शन, वो सेक्शन 12 में आ जाता है। एडमिशन वगैरह, कि कोई कोर्ट कोई पार्टी जो है अपनी प्लीडिंग में कोई चीज एडमिट करती है तो वो कर सकती है। अपनी प्लीडिंग में कोई चीज एडमिट करती है, जैसे डिफेंडेंट है वो एडमिट कर लेता है, डिफेंडेंट के खिलाफ 10 लाख का दावा आया कि 10, प्लेंटिफ ने कहा कि मैंने 10 लाख लेने हैं, डिफेंडेंट ने कहा कि जी नहीं, इसने तो, इसके तो 5 लाख बनते हैं, तो 5 लाख किया तक एडमिशन है, 5 लाख किया तक एडमिशन आ गया। वो एडमिशन के बारे में है। आगे कोई कोड, कोई डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस कर सकती है, किसी भी पर्सन के पास है तो वो डॉक्यूमेंट कोड प्रोड्यूस कर सकती है। अगर किसी को, पार्टी को कहा गया कि डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस करें और वो नहीं करती, तो कोर्ट उनको सेक्शन 32 के तहत उनको, उनके खिलाफ वारंट इशू कर सकती है। ठीक है, और उनको अरेस्ट करवा सकती है, उनको फाइन लगा सकती है, उनको फाइन भी लगा सकती है। ठीक हो गया। अब डॉक्यूमेंट आगे, जब भी दावा दायर होता है, जवाब दावा आता है। जवाब दावे के बाद कोर्ट को कोई डॉक्यूमेंट रिक्वायर होती है। ठीक है, कोई पोजेशन के वाले से, या कोई अगर पैसा मांगा गया तो वो बैंक स्टेटमेंट कोई मंगवा लेती है कोर्ट, वो भी प्रोडक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट है, बैंक स्टेटमेंट मंगवा लेती है। ठीक है, या पोजेशन का है तो कोर्ट कोई पोजेशन की कोई डॉक्यूमेंट मंगवा लेता है, इस्तकरार हक है तो इस तरह वो दावा देखेगी, जवाब दावे में क्या क्लेम है, जवाब दावे में क्या क्लेम है। उसके अलावा और कोई डॉक्यूमेंट्स देखा गया तो वो देख के कोर्ट ने इश्यूज फ्रेम करने हैं। क्या करना है कोर्ट ने? इश्यूज फ्रेम करने हैं। इश्यूज क्या, कि जी कोर्ट सपोज के करते हैं जी, मतलब स्पेसिफिक परफॉर्मेंस कहा जाता है। ठीक है, शुएब साहब कहते हैं कि जी मैंने 10 लाख में 1 एकड़ लिया है मैडम नईमा से, 10 लाख में। ठीक है, तो कोर्ट इश्यूज पहले उनका देखेगी और उसके अलावा इनका जवाब आ जाएगा तो कोर्ट इश्यूज फ्रेम करेगी कि वाइदर द प्लेंटिफ इंटर इनटू एग्रीमेंट विद डिफेंडेंट। ठीक है, इन रुपीज, इन कंसिडरेशन अमाउंट रुपीज 10 लाख, ये लिखेगी ओपीपी, कि ये ओनर्स टू प्रूव ऑन प्लेंटिफ होगा, ओनर्स टू प्रूव ऑन प्लेंटिफ होगा। ठीक हो गया। उसके बाद आपका आ जाएगा
इश्यूज फ्रेम कर देगी। इसके बाद वो डिफेंडेंट के लिए भी लगती है कि जब भी जवाब दावा देता है तो डिफेंडेंट ये कहता है कि जी ये सूट टाइम बार्ड है, ठीक है, इसमें काज ऑफ एक्शन नहीं बनती और इसमें कोर्ट फीस नहीं लगाई गई, ठीक है, या पहले ऐसा कोई दावा तय हो चुका है, ठीक है, या ये इस पे जो है वो मतलब लिमिटेशन लगती है, ये सारा कुछ बोलेगा। तो कोर्ट ने इश्यूज के लिए उसके लिए भी बनाना है कि whether the plaint of plaintiff is time barred, hence liable to dismiss, ठीक है, या whether the requisite court fees not affixed with plaint, ठीक है, hence liable to dismiss। तो ये इश्यूज फ्रेम कर सकती है कोर्ट, और ऐसे करेगी तो ऐसे इश्यूज पे लिखेगी ओपीडी कि इसको डिफेंडर ने प्रूव करना है कि ये दावा उनका टाइम बार्ड है। ये कैसे पता चलता है? ही हु अलेज मस्ट प्रूव इट। अब प्लेंटिफ अलेज कर रहा है कि जी मैंने एग्रीमेंट किया है, तो वो ओपीपी आ गया कि उसने प्रूव करना है। अब डिफेंडेंट अलेज कर रहा है कि जी ये टाइम बार्ड है, तो वो डिफेंडर ने टाइम बार्ड को डिफेंडर ने प्रूव करना है। उसके बाद जब ये इश्यूज फ्रेम हो जाते हैं, तो जब भी इश्यूज फ्रेम होते हैं तो विद इन 7 डेज, कितनी, विद इन 7 डेज, इश्यू फ्रेम होने के 7 दिन के अंदर कोर्ट जो है वो एक प्लेंटिफ्स को कहता है, पार्टीज को कहता है, एंड पार्टीज आर डायरेक्टेड टू सबमिट list of witnesses and certificate of readiness within 7 days। कि जब भी कोर्ट इश्यूज फ्रेम करेगी, इश्यूज आर्डर 14 के तहत है, 15 के तहत, आर्डर 16 रूल 1 के तहत कोर्ट कहती है कि जी विद इन 7 डेज आपने लिस्ट ऑफ विटनेसेस देनी है। हम फैमिली सूट्स में पहले ही लिस्ट ऑफ विटनेसेस देनी होती है, जब हम दावा दायर करते हैं लाजमी देते हैं, और सिविल सूट्स में जब इश्यूज फ्रेम होते हैं तब हम उसके 7 दिन के अंदर देते हैं, ठीक है, उसके 7 दिन के अंदर देते हैं। जब लिस्ट ऑफ विटनेसेस आ गई, फिर कोर्ट उन विटनेसेस को समन करती है और एविडेंस होती है। जो विटनेसेस आपने लिस्ट में दिए हैं उन्हीं विटनेसेस को आप बुला सकते हैं, उन्हीं विटनेसेस की एविडेंस होगी और किसी की नहीं होगी, उन्हीं विटनेसेस की होगी और किसी विटनेस की एविडेंस नहीं होगी, और किसी विटनेस की एविडेंस नहीं होगी। आगे आपका मतलब सेटिंग डेट्स वगैरह सेट करके एविडेंस ली जाएगी, एविडेंस आर्डर 17 के तहत है। उसके बाद जो एविडेंस में डॉक्यूमेंट्स आएंगे उनको एग्जिबिट किया जाता है। सपोज के प्लेंटिफ आया, एज ए विटनेस पेश हुआ, उसने कहा कि जी मेरा मिस नईमा के साथ एग्रीमेंट हुआ था, ये एग्रीमेंट है, ओरिजिनल है, इसको मैं कोर्ट में पेश करता हूँ, और कोर्ट पेश करेगा तो ओरिजिनल, अगर ये एग्रीमेंट टू सेल ओरिजिनल है तो इसको एग्जिबिट किया जाएगा, अगर कॉपी है तो उसको मार्क किया जाता है, ठीक है, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट को एग्जिबिट किया जाता है, और आपका जो दूसरा एग्रीमेंट होता है कॉपी, उसको मार्क किया जाता है। आपने एविडेंस दी, उसमें कोई डॉक्यूमेंट को एग्जिबिट नहीं कराया, तो वो डॉक्यूमेंट नहीं पढ़ा जाएगा, वो एविडेंस का हिस्सा ही नहीं समझा जाएगा, वो एविडेंस का हिस्सा ही नहीं समझा जाएगा। 2017 में हमने एक एविडेंस कराई, उसमें कैंसलेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स था, रजिस्ट्री जो कैंसिल करवानी थी, उसमें भी यही था कि भाइयों ने मिलके, एक भाई ने सारे भाइयों की प्रॉपर्टी अपने नाम करवा ली। अब हमने वो जो थी वो रजिस्टर सेल डीड रजिस्ट्री, उसको हमने एग्जिबिट करवाया, लेकिन वो लोकल कमीशन लिखता है उसकी गलती कि उसने वो एग्जिबिट नहीं किया उसको, वो हमें भी नहीं पता चला, वो हमें पता चला 2019 में। तो फिर हमने एप्लीकेशन दी कि जी ये हमने उस टाइम दी थी, ये एविडेंस में भी लिखी गई है, लेकिन इसको एग्जिबिट नहीं किया, तो आप इसको एग्जिबिट करें और फाइल का हिस्सा बनाएं। तो वो बाद में कोर्ट ने एक्सेप्ट किया और बाद में किया जाता। तो क्या कि जो आपका डॉक्यूमेंट एग्जिबिट हो जाता है, ठीक है,
उसको पढ़ा जाता है वरना नहीं पढ़ा जाता है। जैसे डेजोलेशन ऑफ मैरिज में कोर्ट बीवी आके देखती है कि जी ये देखे मेरा निकाहनामा है और मैं तलाक लेना चाहती हूँ, तो वो निकाहनामे को एग्जिबिट करवाती है। पब्लिक डॉक्यूमेंट जितनी भी हैं वो एग्जिबिट होते हैं, ठीक है। उसके बाद एविडेंस हुई तो फिर विटनेसेस पे क्रॉस होगा, विटनेसेस पे क्रॉस होता है। पहले क्रास, ये सारा कुछ हम एविडेंस एक्ट में पढ़ेंगे। पहले चीफ होता है, फिर क्रास होता है, फिर री एग्जामिनेशन होता है। पहले जब प्लेंटिफ आएगा उसको उसके वकील साहब ने एग्जामिन करना है, तो वो उसको कहते हैं चीफ। जब उसी विटनेस को दूसरा वकील एग्जामिन करेगा तो वो उसको कहते हैं क्रास, ठीक हो गया। उसके बाद फाइनल आर्गुमेंट्स होते हैं, फाइनल आर्गुमेंट्स के बाद एविडेंस आ जाती है। ये है आपका सिविल ट्रायल, ये आपका सिविल ट्रायल है। इसके अलावा और कुछ भी नहीं है सिविल ट्रायल। यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं। सर ये 12 नंबर पे क्या लिखा हुआ है? ये सेटिंग डेट्स, वो बाद में कोर्ट डेट सेट करती है कि जी एविडेंस कब होगी। ठीक है, ये डॉक्यूमेंट जी मैंने सर आपको शेयर ठीक। कर दिया है। यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं। यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं। आगे जी आपका आगे जी ऑर्डर 1। ऑर्डर 1, पार्टीज टू सूट। कहता है हु मे ज्वाइन एड प्लेटिव। कहता है ऑल पर्सन मे बी ज्वाइंड इन वन सूट एज प्लेंटिव इन whom any right to relief in respect of arising out the same act or transaction or series of acts or transaction is alleged to exist, whether jointly or severally or in alternative, where where if such persons brought suit, separate suit, any common question of law or fact would arise. Law, fact or would arise. कहता है कि प्लेंटिव कौन हो सकता है? प्लेंटिव वो पर्सन हो सकता है इन whom any right to relief arise out, कि जिसका कोई रिलीफ बनता है, ठीक है। अब वो कहता है कि जी सपोज के 10% है, 10% का क्लेम बनता है, वो 10 के 10 एक दावा भी कर सकते हैं, सेपरेट भी कर सकते हैं। मतलब ज्वाइंट भी आप दावा कर सकते हैं और सेपरेट भी कर सकते हैं। सपोज के ये शुएब साहब से 50 लाख लेना है मिस्टर ABCD ने, ठीक है। ABCD ने सारे ने 50 लाख लेना है। अब ABCD ये मिलके भी दावा कर सकते हैं, सेपरेट भी कर सकते हैं। मिलके भी दावा कर सकते हैं और सेपरेट भी कर सकते हैं। आगे कहता है वेयर इट अपेयर टू द कोर्ट दैट एनी ज्वाइंटर ऑफ प्लेंटिफ में embarrass or delay the trial, the court may put the plaintiff to their election or order a separate trial or make such order as may be expedient, ठीक है। एज में भी एक्सपीरियंस के कोड। अब देखें
कि जी कोर्ट को लगता है कि जी अगर 3-4 मिलके पर्सन ये दावा इकट्ठा करेंगे तो इससे डिले ऑफ ट्रायल होगा, इससे क्या होगा, डिले ऑफ ट्रायल होगा। तो कोर्ट कह सकती है कि उनका क्लेम सेपरेट कर देगी, उनका क्लेम सेपरेट कर देगी, उनको कहेगी कि आप सेपरेट सेपरेट सूट फाइल कर लें, आप सेपरेट सूट फाइल करें, अलग अलग सूट फाइल करें। आगे कहता है हु में भी जो डिफेंडेंट, डिफेंडेंट कौन हो सकता है, डिफेंडेंट आपका वो कह रहा है कि जी डिफेंडेंट कौन है, जिसके अगेंस्ट कोई क्लेम बनता है। ऑल पर्सन, ये all persons may be joined as defendant against whom any right to relief in respect of arising out the same act or transaction or series of acts or transactions is alleged to exist, is alleged to exist। ठीक है, ऐसा पर्सन जिसके अगेंस्ट आपका कोई राइट या रिलीफ क्लेम कर बनता हो उसको डिफेंडेंट कहते हैं। ये डेफिनेशन है आपकी डिफेंडेंट की। ठीक है, ठीक है, ये क्या डेफिनेशन है, डिफेंडेंट कौन है, डिफेंडेंट अगेंस्ट हुम एनी राइट रिलीफ अराइजिंग आउट, कि जिसके अगेंस्ट आपका कोई क्लेम या रिलीफ बनता है उसको आप डिफेंडेंट कहते हैं। अब ऑल द पर्सन में बी ज्वाइंट एज डिफेंडेंट, वो सारे डिफेंडेंट को आप एक साथ भी कर सकते हैं या अलग अलग भी कर सकते हैं, या अलग अलग भी कर सकते हैं, सीरीज एक्ट। ठीक है, ट्रांजैक्शन एग्जिस्ट हु में ज्वाइंट अदर ज्वाइंटली और सेवरली इन अल्टरनेटिव। ठीक है, ज्वाइंटली के 5 डिफेंडेंट हैं तो 5 को 5 एक साथ रख दें, सेवरली है कि 5 के खिलाफ अलग अलग कर दें। अल्टरनेटिव क्या है कि जी आप 3 को एक साथ रख दें, बाकी को 2 को एक साथ रख दें, 3 के खिलाफ एक दावा कर दें, 2 के खिलाफ एक दावा कर दें, तो ये अल्टरनेटिव होगा। ठीक हो गया जी। आगे कहता है वेयर इफ सेपरेट सूट वाज ब्रॉट अगेंस्ट पर्सन एनी कॉमन क्वेश्चन ऑफ लॉ वुड अराइज। ठीक है, कि आपका कहता है if separate suit was brought against a person any common question of law or fact would arise। यदि मतलब all persons may be joined as plaintiff or defendant against whom a relief in respect of or arising out of the same transaction is alleged to exist, whether jointly or severally or in alternative। ठीक है, वो कहते हैं कि सारे पर्सन को आप एक साथ जितनी भी डिफेंडर हैं जिनके खिलाफ क्लेम बनता है आप उनके खिलाफ एक्शन ले सकते हैं, मतलब दावा कर सकते हैं। वो ज्वाइंटली भी कर सकते हैं, सेवरली भी कर सकते हैं और अल्टरनेट भी कर सकते हैं। जहाँ पे वेयर इफ सेपरेट सूट वर ब्रॉट अगेंस्ट सच पर्सन एनी कॉमन क्वेश्चन ऑफ लॉ और फैक्ट वुड राइज। कहता है कि जी जब आप एक सेपरेट दावा करेंगे उन पर्सन के खिलाफ, किन के खिलाफ, ये डिफेंडेंट के खिलाफ आपको एक सेपरेट दावा करेंगे, तो वहां पे आपका कोई भी क्वेश्चन ऑफ फैक्ट या क्वेश्चन ऑफ लॉ अराइज हो सकता है। क्वेश्चन ऑफ फैक्ट क्या है कि जी आपका जो फैक्ट्स होते हैं, फैक्ट्स क्या कि जी सपोज के मिस्टर शुएब ने एग्रीमेंट टू सेल किया मिस नईमा के साथ एक जमीन का। ठीक है, एक
जमीन का, वो 50 लाख में 1 एकड़ खरीदा, 30 लाख दे दिए, बकाया 20 लाख लेने हैं। तो ये क्या है, ये क्वेश्चन ऑफ फैक्ट्स है। ठीक है, ये सारे फैक्ट्स हैं, क्वेश्चन ऑफ फैक्ट्स है। और उसके बाद क्वेश्चन ऑफ लॉ क्या है कि जी क्या वो पर्सन, वो जो एग्रीमेंट है वो क्या कंप्यूटेंट पार्टीज के साथ किया गया है, क्या मैडम नईमा मेजर है, साउंड माइंड है, और वो उन्होंने एग्रीमेंट अपनी मर्जी से किया है। ठीक है, क्या उसने अपनी मर्जी से किया है, ये क्या है, ये सारे क्वेश्चन ऑफ लॉ है। या क्या उसका दावा जो दायर किया गया है वो विद इन टाइम है, विद इन लिमिटेशन पीरियड है। तो ये क्या क्या है, ये सारे क्वेश्चन ऑफ लॉ है। तो कहता है कि जब ये ऐसे दावा किया जाएगा तो उस पर क्वेश्चन ऑफ लॉ और क्वेश्चन ऑफ फैक्ट अराइज हो सकते हैं। आगे कहता है कोर्ट में गिव जजमेंट फॉर और अगेंस्ट वन और मोर ऑफ द ज्वाइंट पार्टीज, कि जी एक या एक से ज्यादा पर्सन की फेवर में या उनके अगेंस्ट कोर्ट जजमेंट दे सकती है। कहता है जजमेंट में बी गिवन विदाउट अमेंडमेंट फॉर सच one or more plaintiff as may be found to be entitled to relief for such relief as they may have entitled to। कहता है कि जी ये एक या एक से ज्यादा प्लेंटिफ्स की फेवर में अगर वो इंटाइटल्ड हैं तो कोर्ट रिलीफ दे सकती है, उनको उनको रिलीफ दे सकती है। और अगेंस्ट डिफेंडेंट्स, अगेंस्ट डिफेंडेंट्स one or more defendants as the case may be to liable to liable according to respective liabilities, according to respective liabilities। ठीक हो गया जी। कि अब देखें कि सपोज के मिस्टर ए है, उसने अपना दावा किया है ABCD इनके खिलाफ। ठीक है, मिस्टर अहमद ने दावा किया है ABCD के खिलाफ। ठीक है, अब कोर्ट ने देखा कि जी मिस्टर ए और बी के खिलाफ तो क्लेम नहीं बनता, उनको तो वैसे पार्टी बनाया गया था। हाँ, सी और डी के खिलाफ क्लेम बनता है, तो सी और डी के खिलाफ वो कोर्ट डिक्री पास कर देती है। ठीक है, सी और डी के खिलाफ डिक्री पास कर देती है, तो कोर्ट कर सकती है, कोर्ट कर सकती है। तो ये क्या कह रहा है कि जी एक या एक से ज्यादा डिफेंडेंट के खिलाफ को आपको लायबिलिटीज या आपको राइट बन सकता है, आप कोर्ट आपको वो रिलीफ दे सकती है। इसी तरह ABCD ये प्लेंटिफ है और मिस्टर ए के खिलाफ उसने दावा किया है, मतलब 4 भाइयों ने मिल के शुएब साहब के खिलाफ दावा कर दिया है। ठीक है, अब वो 4 भाइयों में से कोर्ट देखेगी जी इसमें तो एग्रीमेंट टू सेल तो सिर्फ मिस्टर ए का है, बाकी 3 का तो कोई उसमें कोई नाम नहीं है, उन्होंने कोई प्रॉपर्टी नहीं खरीदी। तो कोर्ट क्या करेगी, मिस्टर ए की हद तक रिलीफ देगी, बाकी जो BCD प्लेंटिफ है उनको रिलीफ नहीं देगी। ठीक है, तो कहता है जब ज्यादा प्लेंटिफ हो तो किसी एक को का राइट बनता है तो कोर्ट उसको राइट देगी। इसी तरह जब ज्यादा डिफेंडेंट हो तो जिसके खिलाफ लायबिलिटी बनती है कोर्ट उसके खिलाफ ही आपको रिलीफ देगी। यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन हो तो। आगे कहता है जी आपका 5, कहता है इट शेल नॉट बी नेसेसरी दैट एवरी डिफेंडेंट shall be interested to all relief
claimed in any suit against him। कहता है कि जरूरी नहीं है कि जी सारे डिफेंडेंट के खिलाफ आपका कोई क्लेम है। ठीक है, जरूरी नहीं है कि सारे डिफेंडेंट के खिलाफ आपका क्लेम बनता हो सकता है कि आपका क्लेम मिस्टर ए बी सी, आपने मिस्टर ए बी सी डी के खिलाफ आपने क्लेम किया है, ठीक है, तो मिस्टर बी एंड सी के खिलाफ आपका क्लेम ही ना बनता हो। ठीक है, तो जरूरी नहीं है कि सारे डिफेंडेंट के खिलाफ आपका क्लेम बनता हो, सारे डिफेंडेंट के खिलाफ आपका क्लेम बनता हो, ये जरूरी नहीं है। 6 कहता है जी आपका द प्लेंटिफ में एट हिज ऑप्शन join as parties to same suit, all or any of the persons severally or jointly or severally liable on any one contract, including parties to bill of exchange, hundis or promissory note। ठीक है, कहता है प्लेंटिव जो है वो पार्टीज एक ही सूट में वो पार्टीज बना सकता है, में ज्वाइन टू द सेम सूट all parties or persons severally or jointly liable in one contract, including parties to bill of exchange, हुंडी, promissory note। अब देखें, एक ही कंट्रैक्ट में क्या चीज, एक ही कंट्रैक्ट, एक ही कंट्रैक्ट, सपोज के एक ही कंट्रैक्ट में शुएब साहब ने मिस्टर ए से भी एक प्रॉपर्टी खरीदी, मिस्टर बी से भी प्रॉपर्टी खरीदी, मिस्टर सी से भी प्रॉपर्टी खरीदी, मिस्टर डी से भी प्रॉपर्टी खरीदी। कंट्रैक्ट कौन सा है, एक ही है। तो उसी कंट्रैक्ट के तहत मिस्टर ए जो है, ओ मिस्टर शुएब साहब, मिस्टर ए बी सी डी, इन चारों को एक सूट में ही पार्टी बना के एक ही दावा कर सकते हैं, या चारों के खिलाफ सेपरेट दावा भी कर सकते हैं। चारों के खिलाफ, ए के खिलाफ अलहदा, बी के खिलाफ अलहदा, सी के खिलाफ अलहदा, डी के खिलाफ अलहदा, या फिर दो के साथ, दो को एक दावे में रख दें, दो को एक दावे में, या तीन को एक दावे में, एक को एक दावे में, ये कर सकता है। कंडीशन क्या है, कंट्रैक्ट एक है और पार्टीज ज्यादा है। ठीक हो गया जी। आगे कहता है जी आपका, सिक्स ज्वाइंट ऑफ पार्टीज लायबल टू सेम कॉन्ट्रैक्ट, सेम कॉन्ट्रैक्ट। आगे 7 कहता है व्हेन अ प्लेंटिफ इज इन डाउट, ये वही चीज है कि जो मैंने आपको पहले बताई है कि जब आपको पता ही नहीं है कि जी आपका क्लेम किसके खिलाफ है। अब शुएब साहब को नहीं पता कि जी उसकी प्रॉपर्टी का कब्जा मिस्टर ए के पास है, बी के पास है, डी के पास है, सी के पास है, एफ के पास है, जी के पास है, किसके पास है नहीं पता, तो वो पकड़ के सारों को काट देंगे या कुछ को काट देंगे, ये उनकी मर्जी है। वेयर प्लेंटिफ इज इन डाउट टू पर्सन हु फ्रॉम whom he is entitled to obtain redress, he may join two or more defendants in order that the question as to defendant is liable and what extent may be determined as between the parties। ठीक है, क्या कि कहता है कि जी आपका अगर प्लेंटिफ के आपका वो कहता है कि जी प्लेंटिफ का क्लेम उसको खुद नहीं पता कि उसका क्लेम किन किन लोगों के पास है। ठीक है, किन किन लोगों के पास है, तो वो खुद वो मतलब जो है वो सबको या कुछ को वो दावा प्लेंटिफ मतलब जो है ना सूट बना देगा, उनके खिलाफ दावा दायर कर देगा।
वो सबके खिलाफ जिनके खिलाफ उनका डाउट है या उनमें से जो उनके पे वो तकरीबन श्योर है उनको उनके खिलाफ दावा दायर कर देगा। ये है जी आपका रिप्रेजेंटेटिव सूट इसको कहते हैं। ये इंपॉर्टेंट है, रिप्रेजेंटेटिव सूट। रिप्रेजेंटेटिव सूट ऐसा होता है कि जी आपका सपोज के 5 भाई हैं, 5 भाइयों का क्लेम बनता है मिस्टर ए के खिलाफ। तो एक भाई जो है वो कह देता है सबको कि जी आप मेरे ब्याह पे भी आप केस लड़ रहे। तो 5 भाइयों को कोर्ट में आने की जरूरत नहीं पड़ती, उनमें से एक भाई ही दावा दायर कर देता है, वो चलाता रहता है। इसी तरह 5 डिफेंडेंट है तो उन डिफेंडेंट को में से कोई एक डिफेंडेंट आता रहता है, बाकी 5 डिफेंडेंट को आने की जरूरत नहीं होती। ठीक है, ये है रिप्रेजेंटेटिव सूट। यह है आपका रिप्रेजेंटेटिव सूट। कहता है वेयर देयर आर numerous persons having the same interest in one suit, one or more of such person may, with the permission to court, sue or to be sued, or may defend in such suit on the behalf of या for the benefit of all persons so interested। ठीक है, बट द कोर्ट, यहाँ पर यहाँ तक वो कह रहा है कि जी आपका नंबरलेस पर्संस है। ठीक है, कितनी है जी, नंबरलेस पर्संस है और सबका सेम इंटरेस्ट है। सपोज के 5 भाई हैं, 5 भाइयों ने 5 लाख लेना है मिस्टर ए से। तो उनका इंटरेस्ट कितनी है, सेम है इन वन सूट। ठीक है, वन और मोर ऑफ सच पर्सन में विद द परमिशन ऑफ कोर्ट सू आर सूड और मे डिफेंड इन सच सूट ऑन द बिहाफ ऑफ बेनिफिट ऑफ ऑल पर्सन सो इंटरेस्टेड। तो 5 भाई हैं, 5 भाइयों ने मिस्टर ए से 5 लाख लेना है, तो उन 5 में से कोई एक पर्सन दावा दायर कर देगा, लेकिन ये के कोर्ट से परमिशन लेगा। ठीक है, कोर्ट से वो परमिशन लेके दावा दायर कर देगा। आगे कहता है बट कोर्ट इन सच केस गिव at the plaintiff expense notice to of institution of suit to all persons either by personal service or where from the number of persons or any other cause such service shall not reasonably or practicably or by public advertisement as the case as the court in case may be direct। ठीक है, यह है कि अगर ऐसा कुछ आता भी है, सपोज के 5 डिफेंडेंट है, 5 डिफेंडेंट में रिप्रेजेंटेटिव सूट आ जाता है, तो नोटिस पांचों के पांचों के होंगे। ठीक है, नोटिस सबको होंगे। ऐसा नहीं है कि वो 5 में से एक डिफेंडेंट आ रहा है तो ठीक है वो रिप्रेजेंटेटिव सूट किया हुआ है तो उसको नोटिस नहीं, नोटिस सबको होंगे। नोटिस सबको होंगे।